सबसे पहले मैं बात बेबात मंच के राम मुरारी जी और हमारे साथी दीपक जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर अपनी कविताएं पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। तो मैं कविताएं तो पढ़ूंगी ही, साथ में कुछ छोटी छोटी बात भी करूंगी जो कि कविता से जुड़ी हुई हैं। मेरी कविताएं थोड़ी तल्ख हैं और यथार्थ के थोड़ा नज़दीक मैं उनको देखती हूँ। तो मैं सीधे कविता से शुरू करती हूँ। पहली कविता है, उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है। तो कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत बेशर्म होकर जीते हैं। अपने आसपास जो हम चीज़ें देख रहे हैं और जो स्थितियां हैं, और कई बार हम कुछ भी नहीं कर पाने की स्थिति में होते हैं और कई बार हम देखते हुए भी आंख मीच कर चल रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस होती है अगर हम एक ज़िम्मेदार इंसान के रूप में अपने को देखने की कोशिश करते हैं। तो ये कविता है, उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है जब नवरात्रों में एक और बालिकाएं पूजी जा रही हों और दूसरी तरफ नन्ही बालिकाओं की देह दुष्कर्म का शिकार हो रही हो। उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है। उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है जब पैदल चलकर देश भर से लोग गंगा जल लाकर अपने घर को पवित्र कर रहे हों और पवित्र होने के नाम पर एक औरत को गंगा में खींचा जा रहा हो। उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है। उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है जिस वक्त तुम 4 पराठे अपने बैग में रखकर यात्रा पर निकले हो और तुम्हारे पास से कोई दीनहीन सूखी हथेली खाली जा रही हो। उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है। जब तुम्हारे घर में इस्तेमाल करने के लिए 5 बाथरूम हों, ये मेरे घर में भी हैं तो मुझे भी कई बार शर्मिंदगी महसूस होती है कि जब तुम्हारे घर में इस्तेमाल के लिए 5 बाथरूम हों और कच्ची बस्ती या गांव के हैंडपंप पर कुछ औरतें झुंड में लुगड़ी की आड़ बनाकर लाज बचाने की जुगत में हों, उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है। उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है जब तुम पक्के घर की छत के नीचे गद्दे पर नरम रजाई में दुबके हों और कड़कती ठंड में कोई फ्लाईओवर के नीचे फुटपाथ पर खुले आसमान में सिर अपने पेट में छुपाए सोए जा रहा हो। उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है। जब तुम होटल में खाने को मुंह मांगी चीज़ें ऑर्डर करते हो और दुनिया भर में 3 में से 1 आदमी भूखा सोता हो, उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है। उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है जब कभी तुम फ्लाइट पकड़ने गाड़ी से जा रहे हो और पास में ही कोई भरी धूप में लोडिंग रिक्शे में गले में टायर डालकर खींचता रिक्शा चालक चल रहा हो। उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है। उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है जब कभी तुम बड़ी गाड़ी की सीट में धंसे किसी आदमी या कुत्ते को टक्कर मारकर आगे बढ़ गए हों और वो नहीं बचा हो। उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है। उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है जब तुम शानो शौकत से भरी शादियों में खाना छोड़ रहे हो और फुटपाथ पर रहने वाले गरीब बच्चे उनमें से खाना चुन रहे हों। उस वक्त सिर्फ बेशर्म होकर जिया जा सकता है। तो ये एक कविता है जो मेरे आसपास मैं देखती हूँ वहीं से उपजी है और मेरी कविताएं बहुत सैद्धांतिक तौर पर, मुझे नहीं पता वो कितनी खरी उतरती हैं या दूर दराज से ली गई हूँ, ऐसा नहीं है। वो मेरे आसपास के जो हलचल है, जो जीवन है, जिस तरह से मैं लोगों को जीता हुआ देख रही हूँ, स्थितियों का सामना करते हुए देखती हूँ, वहीं से मेरी कविताएं जन्म लेती हैं। तो एक कविता ये इस तरह थी। एक कविता है, सबके मौसम एक से नहीं होते। तो हम जब गर्मी होती है तो सर्दी का इंतज़ार करते हैं और जब सर्दी बहुत होती है तो लगता है गर्मियाँ कब आएंगी, और जब गर्मियाँ बहुत होती हैं तो लगता है कि बारिश कब आएगी। तो हम मौसमों का इतना इंतज़ार करते हैं, लेकिन सबके लिए मौसम एक से नहीं होते, सबके लिए मौसम अच्छे नहीं होते। तो एक कविता उसी पर है
वो बारिश में यज्ञ कर रहे थे। वो बारिश में यज्ञ कर रहे थे इंद्रदेव को बुलाने का। वो बारिश में यज्ञ कर रहे थे इंद्रदेव को बुलाने का। नाप रहे थे पानी मावठे का। सूखा अच्छा नहीं लगता ना, सूख जाते हैं सूखे में आंसू भी। सूख जाते हैं सूखे में आंसू भी। और वो इंद्र की मेहरबानी पर सो न पाए रात भर। वो इंद्र की मेहरबानी पर सो न पाए रात भर। घर की टीन के छेदों से टपकते पानी ने भर दिए थे उनके बोतल, डिब्बे, गिलास और परात। ओ मौसम तुम आना, ओ मौसम तुम आना, झूम कर आना, पर थोड़ा रहम के साथ आना। सर्दी गर्मी बारिश सबके लिए अच्छे नहीं होते। सर्दी गर्मी बारिश सबके लिए अच्छे नहीं होते। एक कविता है दिहाड़ी, जो हाल ही में लिखी मैंने। और अभी हम लॉकडाउन के दौरान देख रहे थे कि बहुत सारे मज़दूर पैदल चलते जा रहे हैं और उनके पास काम भी नहीं है। बहुत सारे लोग काम से बाहर निकाल दिए गए और ये अनिश्चितता की स्थिति आज भी बनी हुई है। और इस कविता का शीर्षक है दिहाड़ी। मैं देखती हूँ कि हर बड़े महानगर में और जो कस्बे भी थोड़े से जो बड़े हो गए हैं और महानगर से थोड़ा छोटे हैं, वहाँ पर भी कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर जिन्हें हम चौकटी कहते हैं और मज़दूर लोग आकर बैठते हैं और काम की तलाश में वहाँ हर दिन वो आते हैं। और कई बार उनको काम नहीं मिलता तो फिर वो वापस लौट जाते हैं और फिर अगले दिन फिर आ जाते हैं। तो ये कैसी मंडी है कि जहाँ इंसान एक तरह से उस दिन के लिए बिकने के लिए आया है। तो वो कविता है उसी पर, दिहाड़ी। मुँह अंधेरे कितने ही गांव के बेटे, मुँह अंधेरे कितने ही गांव के बेटे, रोटी पीतल के टिप्पन में लेकर लटक जाते हैं हर रोज़ जीप के पीछे। मुँह अंधेरे कितने ही गांव के बेटे, रोटी पीतल के टिप्पन में लेकर लटक जाते हैं हर रोज़ जीप के पीछे। भरी जीप टूटे सड़कों पर उन्हें उचकाती जाती है। जीप उतार देती है जब सवारियां, तब थोड़ा चलकर वो आ जाते हैं चौकटी पर। चौकटी मंडी है आदमियों की, चौकटी मंडी है आदमियों की। सूरज जब 30 डिग्री के कोण पर होता है, वहाँ पहले से ही खड़े होते हैं गंवई कस्बों के छोरों के झुंड के झुंड। अपने सिर के पीछे हथेलियाँ लगाए किसी भी झुंड में शामिल होते, काम की टोह लेते। झुंड में कोई किसी को नहीं जानता, झुंड में कोई किसी को नहीं जानता, फिर भी सब एक दूसरे को जानते हैं। झुंड में कोई किसी को नहीं जानता, फिर भी सब एक दूसरे को जानते हैं। हर मुँह कहता है, बाबूजी मुझे ले चलो, मैं बढ़िया काम करूँगा। हर मुँह कहता है, बाबूजी मुझे ले चलो, मैं बढ़िया काम करूँगा। लेकिन चौकटी पर बाबूजी बहुत कम आते हैं। लेकिन चौकटी पर बाबूजी बहुत कम आते हैं। गंवई कस्बई बूढ़े होते जवान, छोरे लुगाइयाँ, अधकर डोकरे खूब आते हैं। हर दिन आते हैं, हर दिन आते हैं, लेकिन हर दिन बहुत कम जा पाते हैं, उनमें से शहरी बाबूजियों के साथ। सूरज के 60 डिग्री कोण होने पर इनमें से बहुत सारे बिना काम के थके निराश चेहरे वापस जा लटकते हैं जीप पर कल फिर से आने के लिए। तो ये एक त्रासदी है आज के समय की। तो एक कविता है दिसंबर में कोट। तो मैं थोड़ी मितव्ययी स्वभाव की हूँ, तो ये मितव्ययता का स्वभाव मेरे इस कोट में आपको देखने को मिलेगा। दिसंबर में कोट। पिछले कुछ वर्षों से दिसंबर की खरीदारी की सूची में मेरा कोट भी होता है। पिछले कुछ वर्षों से दिसंबर की खरीदारी की सूची में मेरा कोट भी होता है। लेकिन सूची में कोट लिखे जाने से खरीदने तक की यात्रा में आते हैं अनगिनत पड़ाव। लेकिन सूची में कोट खरीदे जाने से खरीदने तक की यात्रा में आते हैं अनगिनत पड़ाव। और मैं याद करने लगती हूँ उन दृश्यों को जो इस यात्रा को और लंबा बनाते हैं।
और मैं याद करने लगती हूँ उन दृश्यों को जो इस यात्रा को और लंबा बनाते हैं। मैं कुछ स्कूलों में कड़कती ठंड में बच्चों से पूछती हूँ गलत सवाल। मैं कुछ स्कूलों में कड़कती ठंड में बच्चों से पूछती हूँ गलत सवाल कि तुम्हें ठंड नहीं लग रही। अपने सवाल का उत्तर मुझे पहले से पता होता है कि वे सिर झुकाकर उत्तर देंगे नहीं। मैं उनके इस जवाब से डरती हूँ कि वे ये ना कह दें कि उनके पास स्वेटर नहीं है। इसलिए मैं उनसे करती हूँ गलत सवाल। मैं गांव में देखती हूँ कि जवानी में बुढ़ाते किसान एक चादर को बिछा भी लेते हैं और उसे ओढ़कर खेत में फसल में घुल भी रहे होते हैं। वो देर रात तक सर्दी को अलाव से डराते रहते हैं, पर सर्दी कहाँ डरती है। मैं देखती हूँ फुटपाथ पर कि खिलौने बेचती औरत फटे पुराने एक कपड़े में बच्चे समेत खुद को लपेटे है। तो फिर मैं गिनने लगती हूँ अपने स्वेटर और शॉल। अरे मेरे पास तो बहुत हैं, और फिर सर्दी होती ही कितने दिन की है। मैं बुदबुदाने लगती हूँ अपने उस 35 साल पुराने स्वेटर के गुण। और फिर मैं बुदबुदाने लगती हूँ अपने उस 35 साल पुराने स्वेटर के गुण, जिसकी एक बार सीवन उधड़ने पर मैंने मिलते जुलते रंग की ऊन से उसमें खोपे भर लिए थे। इतने पड़ाव और समझाइश के बाद मैं डिपॉजिट कर देती हूँ अपने कोट खरीदने का विचार अगले दिसंबर तक। तो ये दिसंबर कई सालों से आ रहा है इसी तरह से, और मुझे लगता है कुछ वर्ष और आएगा, और शायद हो सकता है उसी में जीवन पूरा भी हो जाए, कोई भरोसा नहीं। एक कविता है रंडी। तो काफ़ी लोगों को ये अभद्र शब्द भी लग सकता है, लेकिन मुझे मैं इस शब्द से मेरा बहुत सामना हुआ है। मैंने बहुत सारी महिलाओं को ये शब्द उनके लिए प्रयोग होते देखा है, तो मुझे इससे बहुत परहेज़ नहीं है। मुझे तो ये शब्द अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक औरत वो रंडी है जो सत्ता के खिलाफ बोलती है, जो अपने ढंग से जीना चुनती है। वो हर एक औरत रंडी है। आप तस्लीमा की बात कीजिए या आप किसी और की बात कीजिए या आप मेरी बात कीजिए, वो सब रंडियां हैं जो आप के तय किए मानकों के अनुसार नहीं चलती, जो अपने ढंग से जीना चुनती हैं, वो सब रंडियां हैं। तो ये एक कविता लिखी थी तब जब JNU में दीपिका पादुकोण गई थी, और फेसबुक पर मैं लगातार देख रही थी कि उनके लिए बहुत ही अभद्र शब्द कहे जा रहे थे, और यह शब्द भी। तो मुझे लगा कि इस पर मुझे लिखना चाहिए। तो ये एक कविता है, मैं आपके सामने रख रही हूँ। कल से दीपिका पादुकोण को रंडी लिखा पढ़ रही हूँ। तस्लीमा घोषित रंडी है, नीलिमा चौहान उभरती रंडी है। मैं भी रंडी होना चाहती हूँ। अब रंडी गिरा हुआ शब्द नहीं, क्षोभ और गर्व से मिश्रित शब्द है। रंडी अब गिरा हुआ शब्द नहीं, क्षोभ और गर्व से मिश्रित शब्द है। समय के साथ शब्दों के अर्थ बदलते जाते हैं। मुझे लगता है इस देश और दुनिया को अब देवियों की नहीं, रंडियों की ज़रूरत है। मेरी कामना है कि इन जैसी इस दुनिया में तमाम रंडियां जन्म लें। तो ये एक कविता है, और मैं एक स्त्री हूँ, और स्त्री होने के दंश भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। तो स्त्रियों पर मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, अपने दोनों कविता संग्रह में भी और उसके बाद में भी। तो एक कविता मैं सुना रही हूँ आपको, लेकिन मैं इसके भी पक्ष में नहीं हूँ कि स्त्रियां देवी हैं और स्त्रियां बहुत कुछ कर सकती हैं, वो मौत भी उनके सामने हार सकती है, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं स्त्रियों को किस तरह से देखती हूँ वो इस कविता में है। कमाना औरत होना। तो औरत होना भी कमाया जाता है, मुझे लगता है बहुत आसान नहीं है औरत होना, वो कमाना पड़ता है आपको। कभी मत पालना यह भ्रम, ये हम औरतों के लिए है कि हम भी कई बार भ्रम में जी रही होती हैं, हम तो बहुत महान हैं क्योंकि हम स्त्री हैं। तो कभी मत पालना यह भ्रम कि तुम देवी हो, कभी मत पालना यह भ्रम कि तुम देवी हो, तुम शक्ति स्वरूपा हो,
तुम रोक सकती हो मौत को भी। कभी मत पालना यह भ्रम कि तुम देवी हो, तुम शक्ति स्वरूपा हो, तुम रोक सकती हो मौत को भी। यदि ऐसा होता तो तुम रोक पाती बलात्कार। यदि ऐसा होता तो तुम रोक पाती बलात्कार, तुम रोक पाती हत्याएं। परंतु ऐसा नहीं हुआ ना, ऐसा होता भी नहीं है। उन्होंने इन विशेषणों से तुमको बहलाया और तुम बहल गई। मानो अपने को कि तुम हाड़ मास की औरत से ज़्यादा कुछ नहीं हो। मानो अपने को कि तुम हाड़ मास की औरत से ज़्यादा कुछ नहीं हो। ये चमकीले लुभावने विशेषण जो तुम्हें मिले हैं उन्हें लौटा दो। ये चमकीले लुभावने विशेषण जो तुम्हें मिले हैं इन्हें लौटा दो। आओ मैदान में और कमाओ खुददारी से अपना औरत होना, और आओ कमाओ अपना खुददारी से औरत होना। तो श्रम से कमाइए, अपने विचारों से कमाइए और खुददारी से कमाइए औरत होना। हम देवी के रूप में जन्म नहीं लेंगे, हम एक श्रमशील महिला के रूप में, एक बेबाक महिला के रूप में जन्म लेंगे। और मैं इस तरह की स्त्रियों के ही जन्मने की कामना करती हूँ दुनिया भर में। तो औरत ही शीर्षक से एक और कविता है। औरतें ज़मीन में गाड़ी गईं, औरतें ज़मीन में गाड़ी गईं, लेकिन वो ज़मीन से निकलकर उस पर जमकर खड़ी हो गईं। औरतों को बहुत रोका गया है, बहुत मारा गया है, बहुत दबाया गया है, बहुत गालियों से रोका गया है, हाथापाई से रोका गया, लेकिन औरतें कहाँ रुकती हैं, नहीं रुकेंगी अब वो। औरतें ज़मीन में गाड़ी गईं, लेकिन वो ज़मीन से निकलकर उस पर जमकर खड़ी हो गईं। औरतों के पैरों में जंजीरें डाली गईं, लेकिन वो हर दिन अपनी आँच से उन्हें पिघला रहीं। औरतों के स्कूल छिने, बाज़ार छिने, लेकिन वो सब जगह आ रही। गलियों में, सड़कों पर, चौबारों में, स्कूलों में, नासा में और कहाँ नहीं। औरतों को बाहर का डर दिखाया, औरतों को बाहर का डर दिखाया, लेकिन वो घर बाहर सब जगह पैंतरा मार रही। वो यूं ही बाहर नहीं आ गई हैं, उन्होंने हर दिन अपनी आँखों में सपने देखे हैं। वो यूं ही बाहर नहीं आ गई हैं, उन्होंने हर दिन अपनी आँखों में सपने देखे हैं। उन्होंने हर दिन मन में बहुत से संकल्प दोहराए हैं। उन्होंने हर दिन आत्मविश्वास की बूंदें गटकी हैं। तो औरतें जो हैं वो हर दिन लड़ी हैं, हर दिन जूझी हैं, हर दिन सामना किया है बहुत सारी स्थितियों का, तब उनमें वो कॉन्फिडेंस आया, तब वो आज तनकर खड़ी हैं और चुनौती देती हैं ऐसी व्यवस्था को जो उनको रोकती है। तो जब भी औरत जैसे भी खुश दिखाई देती है, हंसती हुई दिखाई देती है, तो वो पुरुष समाज को एक चुनौती देती हुई लगती है। जबकि वो तो अपना जीवन जी रही है ना, वो आपका हंसना नहीं रोक रही है, वो आपका बाहर निकलना नहीं रोक रही है, वो अपने तरह से जी रही है जैसे आप जी रहे हैं। तो उसी के संबंध में एक कविता है, औरत तू ठटा कर हंस। औरत की बेफिक्र चाल धक्क सी लगती है किसी को। ये बहुत मज़ेदार है, मुझे तो बहुत पसंद है कविता, मुझे पता नहीं आपको कैसी लगे। औरत की बेफिक्र चाल धक्क सी लगती है किसी को, औरत की हंसी बेपरवाह सी लगती है किसी को। औरत का बेरोक टोक यहाँ वहाँ आना जाना स्वच्छंद होना सा लगता है किसी को। औरत का प्रेम करना निर्लज्ज होना सा लगता है किसी को। औरत का सवाल करना हुकूमत के खिलाफ सा लगता है किसी को। औरत तू समझती है ना ये जाल, औरत तू समझती है ना ये जाल, इस जाल की तमाम रस्सियाँ एक ही सूत से बटी हैं। इस जाल की तमाम रस्सियाँ एक ही सूत से बटी हैं, जिसका रेशा रेशा
तुझे चरित्रहीन कहता है। लेकिन औरत, तू चल अपनी चाल कि नदी भी बहने लगे तेरे साथ साथ। लेकिन औरत, तू चल अपनी चाल कि नदी भी बहने लगे तेरे साथ साथ। तू ठठा कर हंस कि बच्चे भी खिलखिलाने लगे तेरे साथ साथ। तू नाच कि पेड़ भी झूमने लगे तेरे साथ साथ। तू नाच कि पेड़ भी झूमने लगे तेरे साथ साथ। तू नाप धरती का कोना कोना कि दुनिया का नक्शा उतर आए तेरी हथेली पर। तू नाप धरती का कोना कोना कि दुनिया का नक्शा उतर आए तेरी हथेली पर। तू कर प्रेम कि अब प्रेम करना लोग भूलते जा रहे हैं। तू कर अब प्रेम कि प्रेम करना लोग भूलते जा रहे हैं। तू कर हर वो सवाल जो तेरी आत्मा से बाहर निकलने को धक्के मार रहा हो। तू उठा कलम और कर हस्ताक्षर। तू उठा कलम और कर हस्ताक्षर अपने चरित्र प्रमाण पत्र पर कि तेरे चरित्र प्रमाण पत्र पर अब किसी और के हस्ताक्षर अच्छे नहीं लगते।